हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट सब्जेक्ट जावा लैंग्वेज। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो थे सिर्फ टीजीटी में यहाँ से पूछे गए थे, पीजीटी में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, टीजीटी में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है सिर्फ वही जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जावा लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो सारे टॉपिक लगभग वही हैं जो हमने C++ में कवर किए हैं, क्योंकि C++ भी क्या है, एक OOP लैंग्वेज, और जावा लैंग्वेज भी क्या है, एक OOP लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट OOP के C++ सपोर्ट करती है, सेम जावा लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी आने वाली हैं। एरे हो, डाटा टाइप्स हो, ऑपरेटर हो, इसके अलावा जो OOP कंसेप्ट आते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, तो यही सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जावा लैंग्वेज में जो अलग है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जावा वर्चुअल मशीन, JIT। ठीक है, इसके अलावा जावा एप्लेट्स हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अलग भी हैं C++ से। ठीक, तो वही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। PDF के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जावा लैंग्वेज से रिलेटेड। जावा लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डेवलप्ड किया था जिसे सन माइक्रो सिस्टम ने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया सन माइक्रो सिस्टम ने और इनिशिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग में, यानी कि जो बंदा मेन माना जाता है इसमें कि जावा को डेवलप करने का जो श्रेय जिसे दिया जाता है वो दिया जाता है जेम्स गॉसलिंग को। ठीक है, तो पूछा जाए फादर्स ऑफ जावा लैंग्वेज तो जेम्स गॉसलिंग हो जाएगा। 1991 में जब ये लैंग्वेज आई थी तब उसका नाम था ओक नाम था इसका, लेकिन जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया, जावा रख दिया। तो जावा नाम इसका 1995 में आया था, और ओक नाम जब ये आई थी तो इनिशियली जब इसका नाम पूछा जाता है तो वो कौन सा ओक नाम है। ओके, बाद में क्या रखा गया, जावा रखा गया। इसमें भी क्या यूज़ हुआ है, OOP कॉन्सेप्ट। OOP कॉन्सेप्ट सबको पता है कौन कौन से होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लासेस, डायनामिक बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ होती हैं। जावा इज़ गारंटीड टू बी राइट ओवर रन्स एनीवेयर मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है जावा को कहीं पर भी लिख सकते हैं और कहीं पर भी उसे रन करा सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है जावा इज़ गारंटीड टू बी राइट वंस, मतलब एक बार लिखिए और कहीं पर भी उसको रन कर सकते हैं आप, रन एनीवेयर। इसका मतलब है कि जावा क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। लेटेस्ट जावा स्टैंडर्ड एडिशन की बात करें तो वो है जावा SE 8। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है फीचर्स की। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल लैंग्वेज है। इसके अलावा देखिए सिक्योर है, पोर्टेबल है, रोबस्ट है, मल्टी थ्रेडेड है, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस और डायनामिक लैंग्वेज है। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर जावा को हम कंपेयर किसी अदर लैंग्वेज से, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोड जो हमारा लिखते हैं ये क्या होता है, और लैंग्वेज से ज़्यादा सिक्योरिटी हमें देता है, यानी कि सुरक्षित होता है। जो भी कोड हम लिखते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी ये कोड हम इसमें लिखते हैं वो क्या होते हैं, कंपाइल होने के बाद किस में बदल जाते हैं, बाइट कोड में बदल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जावा को क्या माना जाता है, एक सिक्योर लैंग्वेज कह सकते हैं आप, माना जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। When we consider a Java program, it can be defined as a collection of object। जब हम जावा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, दैट कम्युनिकेट विया इन्वॉकिंग ईच अदर मेथड्स। लेट अस नाउ ब्रीफली लुक इनटू व्हाट डू क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड इंस्टांस वेरिएबल्स मीन्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, किसी डॉग की स्टेट्स बताई गई हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उसका कलर हो सकता है, नेम हो सकता है, ब्रीड हो सकती है, एज वेल एज बिहेवियर में अगर हम बात करें सच एज वैगिंग देयर टेल,
बार्किंग, ईटिंग, ये सारी उसके क्या है, बिहेवियर है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टेट और बिहेवियर होते हैं, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का ही पार्ट होता है, क्योंकि क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्लास की अगर मैं बात करूं, ए क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्पलेट, ए ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद मेथड्स आती हैं। ए मेथड इज बेसिकली ए बिहेवियर। ए क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड्स। It is in methods where the logics are written, data is manipulated and all the actions are executed. एक जो नई चीज़ इसमें आ रही है वो है इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल क्या है, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ इंस्टांस वेरिएबल। एन ऑब्जेक्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय द वैल्यू असाइंड टू दीज इंस्टांस वेरिएबल। एक यूनिक सेट होता है इंस्टांस वेरिएबल का, और जब हम ऑब्जेक्ट स्टेट क्रिएट करते हैं तो वैल्यू असाइन की जाती है इंस्टांस वेरिएबल में। तो ये एक नई चीज़ है C++ से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स पढ़ी हैं, बट इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे एक अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम की। तो लेट अस लुक एट द सिंपल कोड दैट विल प्रिंट द वर्ड हेलो वर्ल्ड। हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो पहला जावा प्रोग्राम है, किस तरीके से लिखा जाता है, तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे पब्लिक क्लास के अंडर ही जो है जावा प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है। देन माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, कर्ली ब्रेसेस शुरू। ये देखिए दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड एज द आउटपुट। ये पूरा सेक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कंपाइलर इसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो कमेंट इस तरीके से डाला जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स system.out.println हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं system.out.println का। ओके, सबको पता है, देखिए सी लैंग्वेज में हमने अलग तरीके से प्रिंट करना सीखा था, प्रिंट एफ फंक्शन से। C++ में हमने सी आउट को यूज़ किया। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं system.out.println वर्ड का यूज़ करके। ओके, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस सेंसिटिविटी की। तो जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हेलो इस तरीके से लिखा जाए या स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो दोनों का ही डिफरेंट मीनिंग होगा जावा में। ठीक है, उसके बाद आती है क्लास नेम। क्लास नेम, फॉर ऑल क्लास नेम द फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। जो हम पब्लिक में जो हमने क्लास का जो नेम डालेंगे ना वो कैसा होना चाहिए, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इफ सेवरल वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म ए नेम ऑफ द क्लास ईच इनर वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। अगर हम एक से ज़्यादा वर्ड क्लास की नेम में यूज़ करें, अगर मैंने लिखा सिर्फ मैं क्लास का नाम दे रही हूँ जावा, तो फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा बड़ा। अगर मैं लिख रही हूँ जावा क्लास, तो अगला जो वर्ड होगा ना क्लास, उसका वर्ड भी कैसा लिखा जाएगा, फर्स्ट बड़ा लिखा जाएगा, अदर लेटर जो होंगे वो लोअर केस में चलेंगे। तो ये इसने बोला फॉर ऑल क्लास नेम दैट फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस इफ सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म ए नेम ऑफ द क्लास ईच इनर वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जैसे माई का एम बड़ा, फर्स्ट का एफ बड़ा है, जावा का जे बड़ा है और क्लास का सी बड़ा है। ठीक है, ये था क्लास नेम। अब बात आती है मेथड्स नेम की। जितने भी मेथड्स नेम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लोअर केस लेटर से। तो ये याद रखिए, वो आपसे पूछ सकते हैं क्लास नेम किस उसमें शुरू होता है, तो अपर केस लेटर में। मेथड्स नेम है तो लोअर केस लेटर में। अगर सेवरल वर्ड्स हम यूज करें टू फॉर्म द नेम ऑफ द मेथड देन ईच इनर वर्ड लेटर शुड बी इन अपर केस। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो तो होगा लोअर केस में, लेकिन बहुत सारे वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को जो छोड़कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी वर्ड होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, अपर केस में होगा, यानी कि बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड माई, इसका तो स्मॉल हो गया, लेकिन मेथड नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, अपर केस में है। तो मेथड नेम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है प्रोग्राम फाइल नेम। देखिए प्रोग्राम फाइल यानी कि नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम। जो प्रोग्राम फाइल का नेम है वो किससे मैच होना चाहिए, क्लास नेम से मैच होना चाहिए। ओके, व्हेन सेविंग द फाइल यू शुड सेव इट यूजिंग द क्लास नेम। जब आप फाइल को सेव करते हैं तो इसको आप किस नेम से सेव कर सकते हैं, क्लास नेम से।
रिमेंबर जावा इज ए केस सेंसिटिव एंड अपेंड डॉट जावा टू एंड ऑफ द नेम, यानी कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो कोई एक्सटेंशन फाइल देते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम जावा में क्या यूज़ करते हैं, डॉट जावा का यूज़ किया जाता है। ओके अगर हम आपका फाइल नेम और क्लास नेम अगर मैच नहीं करेगा तो योर प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल, तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। ओके एज्यूम कर लीजिए, देखिए माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखा था हमने क्लास का नेम, देन द फाइल शुड बी सेव्ड एज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, तो जो क्लास का नेम आप लेंगे उसी से आपको उस फाइल को सेव करना पड़ेगा डॉट जावा एक्सटेंशन लगाकर। अगर आप मैच करके नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है, मतलब कंपाइल नहीं करेगा। ओके उसके अलावा एक और चीज़ हमने इसमें पढ़ी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो जावा प्रोसेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन मेथड विच इज़ मैंडेटरी पार्ट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेन चीज़ें शुरू होंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, इस मेन फंक्शन से। ओके चलिए अब इसमें पढ़ते हैं हम कमांड्स, वाइट स्पेस एंड सेपरेटर्स, ये क्या होते हैं। Okay, we have already studied that anything that has been entered as a comment is ignored by the compiler. कमेंट हमने पढ़ा है कि कुछ भी हम प्रोग्राम में डालेंगे कमेंट के रूप में तो वो क्या होगा, कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाएगा। ओके कमेंट्स आर यूजफुल टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू एनीवन हु इज रीडिंग इट। कमेंट्स क्यों यूजफुल होते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैं कोई भी प्रोग्राम में कोई लाइन डाल रही हूँ और वहाँ पे मैंने कमेंट्स डाला तो वो मुझे अंडरस्टैंड करने में थोड़ी वो हो जाएगा, मतलब आसानी हो जाएगी, मैं इजीली उसको समझ पाऊंगी कि बात क्या हो रही है, किस चीज़ की क्या चीज़ जो है उस प्रोग्राम में की जा रही है। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये होता है। जावा सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ कमेंट, जावा सपोर्ट करता है 3 तरीके के कमेंट। एक आता है मल्टी लाइन कमेंट जो C++ में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। स्लैश विद एस्ट्रिक्स होता है, दिस बिगिन विद दिस एंड एंडिंग इन दिस, एनीथिंग दैट इज रिटन बिटवीन दीज 2 कमेंट सिंबल इज ए कमेंट एंड इज इग्नोर्ड बाय द compiler. As the name suggests, these commands can be several lines long. Okay, तो मल्टी लाइन्स है, कितनी भी लाइन्स जो है इसके बीच में डाल देंगे आप वो क्या होंगी, कंपाइलर के द्वारा इग्नोर की जाएंगी। सिंगल लाइन है, सिर्फ एक लाइन का अगर आप कमेंट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल स्लैश यूज़ करते हैं, एंडिंग नहीं होती इसकी, सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं और ये उसके बाद जो डला जाएगा वो कमेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये डबल एस्ट्रिक्स से शुरू होता है विद स्लैश और एंड होता है सिंगल एस्ट्रिक्स से। दिस टाइप ऑफ कमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस एन HTML फाइल दैट डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, वी शैल नॉट अटेम्प्ट टू स्टडी दिस इन डिटेल। ओके, तो इसका हम यूज़ जो मेनली करते हैं HTML फाइल में किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट स्पेस। जावा इज़ ए फ्री फॉर्म लैंग्वेज विच मीन्स दैट देर आर नो स्पेसिफिक indentation rules while writing program. However, note that there has to be at least one white space character between each token. हर एक टोकन के बीच में white space character होना चाहिए। white space character कौन से होते हैं, देखिए space होता है, tab होता है, new line होता है, ठीक है, कि किसी जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके बीच में space देने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वही होते हैं white space, which has not been delineated by an operator or a separator. white space can be space, tab और new line, ठीक है। तो वाइट स्पेस का भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेपरेटर्स होते हैं उसमें। जावा यूज इज़ द फॉलोइंग सेपरेटर। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इसमें किसका यूज़ किया जाता है, सामी कॉलन का यूज़ किया जाता है। जो कोमा है उसको क्यों यूज़ करते हैं, टू सेपरेट कॉन्जिक्यूटिव आइडेंटिफायर इन डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब हम जो है किसका यूज़ करते हैं, कोमा का यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज़ इनसाइड ए फोर स्टेटमेंट टू चेंज स्टेटमेंट। इसके साथ ही जो फोर स्टेटमेंट में हम डालते हैं चीज़ें उसके साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं। चेंज स्टेटमेंट होगी टू सेपरेट पैकेज नेम फ्रॉम सब पैकेज एंड क्लासेस, टू सेपरेट ए वेरिएबल और ए मेथड फ्रॉम ए रेफरेंस वेरिएबल, वहाँ पर कोमा हम यूज़ करते हैं। ओके, फिर आती है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस को यूज़ करते हैं टू कंटेन ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इन ए मेथड डेफिनेशन एज वेल एज इनवोकेशन। मेथड में जब हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर डालते हैं तो उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज फॉर डिफाइनिंग प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन एंड सराउंडिंग कास्ट टाइप्स। ऑल्सो यूज फॉर कंटेनिंग एक्सप्रेशन इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है, यूज टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड फॉर क्लासेस और मैथड्स, ठीक। एंड लोकल स्कोप, ऑल्सो यूज टू कंटेन वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड एरेज। जो हम एरे इनिशियलाइज करते हैं और अगर उसकी वैल्यू को हम साथ साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम कर्ली ब्रेसेस के द्वारा उन वैल्यूज़ को दिखाते हैं एरर में। ओके, इन ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है टू एरे टाइप्स।
ठीक है, सबस्क्रिप्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो ऑल्सो यूज व्हेन डी रेफरेंसिंग एरे वैल्यूज़, ठीक है, डी रेफरेंसिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू क्लास, मैथड्स एंड वेरिएबल्स। जो नाम हम क्लास को देते हैं, मैथड्स को देते हैं, वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स इन सब को जो नाम दिया जाता है उन्हें आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर नंबर का, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, यानी कि अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडर साइन भी हो सकता है यानी कि अंडरस्कोर, और डॉलर साइन भी इसमें हो सकता है। बट दे कैन नॉट बिगिन विद ए नंबर, पर ये कभी भी किसी नंबर से शुरू नहीं होगा कि 2 से मैंने कोई वेरिएबल नेम शुरू कर दिया है। ओके, ऑल्सो रिमेंबर दैट जावा इज केस सेंसिटिव, सो मैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्स। तो यहाँ पे देखिए वैलिड आइडेंटिफायर्स बताए गए। बिग वैलिड है, 3-1 हो सकता है क्योंकि अंडरस्कोर भी होता है, अपर केस और लोअर केस लेटर का कॉम्बिनेशन भी होता है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, वैलिड आइडेंटिफायर है। काउंट है, वैलिड है। A2, ठीक है, पहला वर्ड क्या आ रहा है? अल्फ़ाबेट है और दूसरा डिजिट है, और जो वैलिड नहीं होता है उसमें अगर 2A लिखा होता है तो वो वैलिड नहीं होता क्योंकि डिजिट से हम शुरू नहीं कर सकते, डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो देखिए अगर हम वैलिड आइडेंटिफायर की बात करें तो हम किस किस चीज़ से शुरू कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं और डॉलर साइन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन किससे शुरू नहीं कर सकते? डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा 2A तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा। मैक्स वेल, अब देखिए अंडरस्कोर तो पॉसिबल है लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ना ही इस तरीके से मॉड्यूलो को हम लिख सकते हैं, तो ये नॉट वैलिड आइडेंटिफायर्स हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है लिटरल। लिटरल्स को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। कांस्टेंट क्या होती है? जो रन टाइम पे, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पर जिनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ लिटरल्स। 100, 65.42 ए स्ट्रिंग लिटरल। तो लिटरल्स अलग अलग तरीके से के होते हैं। एक इंटीजर लिटरल हो गया, कैरेक्टर लिटरल हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ 100, कैसा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है या इंटीजर लिटरल कह लीजिए। सेकंड में हमने डेसिमल यूज़ किया है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो जाएगा। और थर्ड में हमने सिंगल कोटेशन में एक कैरेक्टर लिया तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, और अगले में हमने डबल का यूज़ किया तो वो स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। ओके, तो देखिए इंटीजर लिटरली ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एनी होल नंबर वैल्यूज इन इंटीजर लिटरल, होल नंबर वैल्यू, बट उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। द बेसिस दैट कैन बी यूज फॉर इंटीजर लिटरल आर डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल ऑक्टल वैल्यूज इन जावा आर डिनोटेड बाय लीडिंग 0. ओके, इंटीजर लिटरल क्रिएट an int type value which is the java compiler store as a 32-bit value. इंटीजर टाइप की वैल्यू जावा कितनी स्टोर करता है? 32-bit वैल्यू स्टोर करता है। फ्लोटिंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो डेसिमल वैल्यूज होती हैं विद फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर फ्लोटिंग लिटरल्स पूछा जाए तो स्टोर्ड होती हैं विद डबल प्रिसीजन। बुलियन लिटरल है। बुलियन लिटरल्स आर ओनली 2 लॉजिकल वैल्यूज। बुलियन लिटरल्स में हम सिर्फ 2 वैल्यूज देते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स डू नॉट कन्वर्ट टू एनी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन्हें हम किसी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स है। कैरेक्टर लिटरल्स आर 16-bit वैल्यू विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एंड मैनिपुलेटेड विद द इंटीजर ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ए कैरेक्टर लिटरल रिप्रेजेंटेड बाय इनसाइड ए पेयर ऑफ सिंगल कॉर्ड, फॉर एग्जांपल दिस। इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होता है। अगर मैंने लिखा PA और मैं इसको लगा रही हूँ ये, तो ये कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल की अगर बात करूँ तो ये डबल कोट्स में होती है। रिमेंबर दैट इन जावा स्ट्रिंग मस्ट बिगिन एंड एंड ऑफ द सेम लाइन, देयर इज नो लाइन कॉन्टिन्यूएशन एस्केप सीक्वेंस। ओके, जावा स्ट्रिंग जो होता है वो बिगिन और एंड होता है सेम लाइन में, इसमें कोई एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा बात करूँ तो जावा की कीवर्ड्स की, तो जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 48 कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें कंबाइन किया जाता है विद द सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर एंड सेपरेटर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द जावा लैंग्वेज। ओके, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, कैश, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एज, एक्सटेंस, फाइनल, फाइनली, फ्लॉट, फॉर, गो टू, इफ, implements, import, instance of, int, interface, long, native, new, package, private, protective, public, return, short, static, strip, super, switch, synchronized, this भी इसमें कीवर्ड होता है। थ्रो कीवर्ड होता है, थ्रोज भी होते हैं। ट्रांजिएंट भी क्या है? एक कीवर्ड है। ओके, ट्राई, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल, ये सारी क्या है? कीवर्ड्स हैं जो कि जावा लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। टोटल 48 कीवर्ड्स जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। ओके, कीवर्ड constant go to have been defined but are not used.
डिफाइन किए जाते हैं बट इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। इन एडिशन जावा रिजर्व्स ट्रू फॉल्स एंड नल्स, दीज आर वैल्यूज डिफाइंड बाय जावा एंड दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम ऑफ वेरिएबल। ये भी क्या होती है, रिजर्व में मानी जाती है ट्रू फॉल्स और नल, और इनको हम जो है वेरिएबल का नेम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही मेथड का ना ही क्लासेस का नेम हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, द जावा इन्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरी विच कंटेन न्यूमरस बिल्ट इन मेथड दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग हैंडलिंग नेटवर्किंग एटसेट्रा। द जावा in totally is a combination of the Java language itself and its standard classes. The class library provide much of the functionality that comes with Java, so it is essential for the student to learn using the standard Java classes. Okay, तो मेन जो हमने था वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। चलिए अब बात आती है जावा डाटा टाइप्स की। तो देखिए इसमें अगर मैं देखूँ डाटा टाइप्स तो दो तरीके की आती है मेन, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो इसमें प्रिमिटिव में अगर आप देखेंगे तो बुलियंस है, न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, इंटीग्रल्स है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डाटा अगर बात करूँ तो टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं इसके होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जावा में कितने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो मेनली जो है इसमें 8 जो हैं डाटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो 8 कौन कौन से, देखिए बुलियन हो गया, इधर बाइट हो गया, कैर हो गया, शॉर्ट हो गया, आईएनटी हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लॉट हो गया, डबल हो गया। 2, 4, 6 और 8, ये 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है इसमें माने जाते हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिर्फ इतना है। जैसे बुलियन में सिर्फ बुलियन आ गया, न्यूमेरिक में कैरेक्टर और इंटीग्रल दोनों आते हैं, कैरेक्टर में कैर हो गया, इंटीग्रल में इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स आ गए। लेकिन जो टोटल माने जाते हैं वो 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इसमें माने जाते हैं, ये सारे मिला के, ठीक है। 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इसमें होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आती हैं, ठीक है। तो बस इसको याद रख लीजिए। बुलियन का डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। साइज़ इसका कितना होता है, 1 बिट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। तो एग्जांपल्स दिए गए हैं लिटरल के, ट्रू फॉल्स, रेंज ऑफ वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 2 ही वैल्यूज़ होती हैं तो रेंज भी वही रहेगी। बाइट की अगर मैं बात करूं तो 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, साइज़ 8 बिट होता है और इसकी रेंज होती है बाइट की -128 to 127। कैर क्या है, एक यूनिकोड कैरेक्टर है, ठीक है, और 16 बिट्स का इसका साइज़ होता है। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्काई वैल्यू 0 to 225 आती है। शॉर्ट में 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है, 16 बिट्स का इसका साइज़ होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है और इसका ये जो साइज़ दिया गया है वो होता है -32768 to 32767। आईएनटी भी 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है, 32 बिट्स का जो है इसका साइज़ होता है। तो देखिए ये याद रखिए, आईएनटी का साइज़ 32 बिट्स होता है, शॉर्ट का इतना होता है। तो यहाँ पे साइज़ बहुत मायने रखता है और यहाँ से जो और क्वेश्चन निकलेगा वो इसकी रेंज से रिलेटेड निकल सकता है कि इसकी रेंज कितनी होती है। लॉन्ग की बात करूँ तो 64 बिट्स का साइज़ होता है, फ्लोट का 32 बिट्स का होता है। अगेन डबल की अगर मैं बात करूँ तो 64, तो लॉन्ग और डबल 64 बिट्स के होते हैं। आईएनटी और फ्लोट 32 बिट्स के होते हैं। शॉर्ट और कैर 16 बिट्स के होते हैं। बाइट 8 बिट्स का होता है और बुलियन 1 बिट का होता है। ओके, तो बस इनकी रेंज को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन जावा प्रोग्राम। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड। मतलब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है उसे यूज़ करने से पहले। तो जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है टाइप, आइडेंटिफायर, देन उसकी वैल्यू। आइडेंटिफायर के साथ हमें उसकी वैल्यू भी जो है देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया INT-A। INT यहाँ पे क्या है, डाटा टाइप है। वेरिएबल का नेम जो होगा, आइडेंटिफायर का नेम हमने ए दे दिया है और उसमें वैल्यूज़ क्या दे दी, 10BC। ओके, तो इस तरीके से इसमें डाला जाता है। तो यहाँ पे टाइप आइडेंटिफायर आता है। तो मेन इसकी जनरल फॉर्म जो है पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल्स 3 तरीके का होता है अगर मैं बात करूँ तो। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 तरीके का आता है, लोकल भी होता है, स्टैटिक भी होता है और इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है। तो ये एक नई चीज़ होती है इसमें। ओके, लोकल वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड। जिस वेरिएबल को हम इनसाइड द मेथड, क्योंकि इसमें मेथड्स हैं, वहाँ पे फंक्शन थे, तो ये चीज़ अब याद रखिए। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द मेथड इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल। क्लास स्टैटिक क्या होती है, जिसे हम आउटसाइड द वो करें, डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। तो क्लास हो या स्टैटिक वेरिएबल हो, उसको हम क्या करते हैं, इट कैन नॉट बी लोकल, कि वो लोकल नहीं होना चाहिए, यानी कि इनसाइड द फंक्शन हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, आउटसाइड कर सकते हैं।
ओके, इंस्टांस ऑफ वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड, जिसे डिक्लेयर तो इनसाइड किया जाता है क्लास में, लेकिन आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड, लेकिन कॉल कहाँ पर किया जाता है? आउटसाइड। इंस्टांस वेरिएबल इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, ना ही इसे डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक की फॉर्म में, ठीक। ओके, उसके बाद आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा है, जब हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंज करते हैं तो वो हमारा टाइप कास्टिंग होता है। तो चेंजिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इज नोन एज डाटा टाइप कन्वर्जन, दैट इज असाइनिंग ए वैल्यू ऑफ वन टाइप ऑफ वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है इसमें, इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट को बोला जाता है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग और एक्सप्लीसिट को बोला जाता है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कास्टिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप की। तो देखिए वाइडनिंग क्या है? वाइडनिंग में क्या कन्वर्ट करते हैं? लोअर डाटा टाइप को हम हायर डाटा टाइप में अब जब बदलते हैं तो वाइडनिंग होता है। बाइट यहाँ पे लोअर है, डबल यहाँ पे हायर है, ठीक है। तो ये कह रहा है जब हम लोअर डाटा टाइप्स यानी कि बाइट वगैरह को जब हम डबल्स में बदल दें, मतलब किसी में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग भी फ्लोट भी, तो उसमें आंसर क्या आएगा? तो वो होता है टाइप कास्टिंग, जहाँ पे हमें आंसर जो होता है हायर में लेके जाना पड़ेगा। तो कन्वर्टिंग लोअर डाटा टाइप, जब लोअर डाटा टाइप को हम हायर में चेंज कर देते हैं वो वाइडनिंग होती है, यानी कि इम्प्लीजिंग टाइप कास्टिंग होती है। और जब हम हायर डाटा टाइप को लोअर डाटा टाइप में चेंज कर दें तो वो एक्सप्लिसिट डाटा टाइपिंग होती है, या नैरोइंग कह सकते हैं आप उसको, ठीक। तो ये दोनों टर्म आप याद रखिए। उसके अलावा इसमें आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वही हैं जो हमने उसमें पढ़े थे। अनरी ऑपरेटर आता है, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, एक ही ऑपरेंड के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? अनरी ऑपरेटर हो जाते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर अगर आप देखेंगे तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं सबसे पहले, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएंगे। रिलेशनल में वही लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। बिटवाइज आते हैं, बिटवाइज एंड, सिंबल याद रखिए बिटवाइज में, बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो ये सारे किस में जाएंगे? बिटवाइज ऑपरेटर में जाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल हो गया, ऐड असाइनमेंट है, फिर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, मॉडुलो असाइनमेंट है, डिवीज़न असाइनमेंट है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जिसके साथ इक्वल जो है बार बार हम लगाते हैं। उसके अलावा ये एक और चीज़ याद रखिए, बाइनरी ऑपरेटर है सारे के सारे, क्योंकि इनके साथ हम दो ऑपरेंड्स का यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर भी होता है किसमें? इस तरीके से जो है टर्नरी ऑपरेटर लिखा जाता है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें तीन ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती, तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये क्या है? टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर है। तो ये था ऑपरेटर। अब बात आती है एरेज की। तो देखिए एरे क्या होता है? एरे इज ए ग्रुप ऑफ लाइक्ड टाइप वेरिएबल दैट आर रेफर्ड बाय ए कॉमन नेम, ठीक है। एरे क्या होता है? सिमिलर डाटा टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें आते हैं, ओके। तो एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स, या कह लीजिए होमोजीनियस एलिमेंट, जिसके मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम एरे में लेंगे वो क्या होंगे? सेम डाटा टाइप्स के होंगे। अगर हम इंटीजर की टाइप के ले रहे तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, फ्लोट का है तो सारे फ्लोट के हैं, मिक्स नहीं होगा कि इंटीजर भी ले लिया और फ्लोट भी ले लिया, ओके। तो ये होता है एरे, ओके। एंटायर एरे हैज़ अ सिंगल नेम, पूरे एरे का जो नाम होगा वो क्या होगा? सेम नेम होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप पास करेंगे, जितने भी चीज़ें आप उसमें देंगे, उसका जो नेम होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ओके। ईच वैल्यू हैज़ ए न्यूमेरिक इंडेक्स, इंडेक्स भी होगा, और इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? एरे में 0 से शुरू होता है। अगर मेरे पास 7 वैल्यूज़ हैं तो मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक आएगी? जितनी वैल्यू होगी उससे एक कम वैल्यू आएगी, 0 से 6 तक जो है इंडेक्स होगा। तो एन एरे ऑफ साइज n, अगर एरे का साइज n है तो इंडेक्स जो होंगे वो 0 to n-1, यानी कि n से एक कम तक जो है इंडेक्स जाएगा, ओके। देखिए आगे, एन एरे कैन बी ऑफ एनी टाइप, एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स, स्पेसिफिक एलिमेंट जो होता है एरे में उसको एक्सेस करते हैं बाय इंडेक्स से, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई एरे लिया मैंने A3 पे वैल्यू एक्सेस करना चाहती हूँ मैं, ओके। तो उसकी इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको एक्सेस करेंगे। कैन हैव मोर देन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन से ज़्यादा हो सकता है। तो एरे वन डायमेंशन में सिंपल वही होता है INT,
एरे का नेम लीजिए यहाँ पे, पहले डाटा टाइप, फिर एरे एंड देन सबस्क्रिप्ट। उसमें अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज़ करना चाहें तो वैल्यू इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2D एरे एलिमेंट होते हैं, तो रिक्वायर्ड 2 इंडाइसेस विच सेल इज चार्ट, ठीक है। तो 2D एरे में सिर्फ रो और कॉलम्स होते हैं, तो रो कॉलम में भी जो है इंडेक्स जो है 0 और 1 से शुरू होते, सॉरी 0 से, तो कॉलम सबसे पहले रो होती है एंड देन कॉलम होता है। इसमें टोटल एलिमेंट्स पूछे जाए तो रो इंटू कॉलम यानी कि 6 जो हैं टोटल एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे, और कुछ इस तरीके से इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। डिक्लेयरिंग एरे, जनरल फॉर्म ऑफ 1D एरे डिक्लेरेशन। हम जनरल फॉर्म देखिए अगर फर्स्ट डायमेंशनल एरे की, तो क्या होती है, टाइप होती है, वेरिएबल का नेम होता है एंड देन सबस्क्रिप्ट होता है। टाइप क्या हो सकता है, INT हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है। वेरिएबल नेम यानी कि एरे का नेम, फॉर एग्जाम्पल INT स्कोर्स एंड देन सबस्क्रिप्ट लगा दिया यहाँ पे, ओके। अभी देखिए, इवन थो एन एरे वेरिएबल स्कोर इज डिक्लेयर, हमने स्कोर को डिक्लेयर किया है, बट देयर इज़ नो एरे एक्चुअली एग्जिस्टिंग, पर यहाँ पे कोई भी एक्चुअल में एरे नहीं है, तो स्कोर को यहाँ पे क्या नल सेट किया जाएगा, नल सेट किया जाएगा, दैट इज़ एन एरे विद नो वैल्यू। कभी भी अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे जावा में, अगर मैं बात करूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने उसमें कोई एरे पास ही नहीं किया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ठीक है। डिक्लेयरिंग एरे, सम एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग एरे, डबल प्राइसेस, न्यू डबल 500, बुलियन फ्लैग्स, कुछ इस तरीके से जो है इनको डिक्लेयर किया जाता है, ओके। तो इसमें एक न्यू कीवर्ड का भी यूज़ होता है डिक्लेयर करते वक्त, ये चीज़ आप याद रखिए। एरे इनिशियलाइजेशन, ओके, देखिए, गिवन वैल्यू इनटू द एरे क्रिएटेड इज नॉन एज इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एरे क्रिएट किया और उसमें मैंने वैल्यूज़ को भी डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। वैल्यू आर डिलिमिटेड बाय ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। वैल्यू जो भी होती है वो किसके बीच में आती है, कर्ली ब्रेसेस के, और उन्हें सेपरेट किया जाता है कॉमा से। फिर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा INT यूनिट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम एरे को। कैर में ले सकते हैं लेटर ग्रेड्स। नोट दैट व्हेन एन इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज्ड द न्यू ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड, ओके। एक और चीज़ याद रखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, न्यू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइजेशन कहाँ पर होगी, जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगी, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे हम जो है कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं एरे में, जावा में, ठीक है, कहाँ पे, जावा में। अदरवाइज अगर हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो न्यू कीवर्ड का या न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं होगा, नो साइज वैल्यू इज स्पेसिफाइड, ठीक है। The size of the array is determined by the number of items in the initialization list. An initialization list can only be used only in the array declaration. Okay, initialization list जो होगी वो सिर्फ used होगी array declaration में, ठीक है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स पास करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है यूज़ करें, क्योंकि वो क्या करेगा, खुद ब खुद जो है इनको काउंट करके उस नंबर को ले लेगा, ठीक। चलिए, ये तो हो गया एरे। तो एरे में सिर्फ हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, न्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो जावा में और C++ में या C लैंग्वेज में अलग क्या पढ़ा हमने एरे में, तो जावा में हमने एक नई चीज़ जो पढ़ी वो है न्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो बस यहाँ से ये एक अलग क्वेश्चन जो बनता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो C और C++ में होती है, सिर्फ न्यू ऑपरेटर का आपको यूज़ करना होता है, ओके। तो न्यू ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है ये भी पूछ सकते हैं। तो एरे को मेमोरी स्पेस एलोकेट करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक, ओके। सिंटैक्स इसको देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है ना, वेट, सबसे पहले एरे का नेम होता है, द इक्वल टू न्यू टाइप, और यहाँ पे साइज़। फॉर एग्जांपल एरे नेम मैंने ले लिया नंबर, एरे नेम मैंने नंबर ले लिया, इक्वल टू न्यू को हम न्यू लिखेंगे, टाइप पूछा है यहाँ पे तो INT, और उसका साइज़ लिख देंगे 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं हम जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में देखिए कौन कौन से आती हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट आती है, इटरेशन स्टेटमेंट आती है, जंप स्टेटमेंट आती है। तो वही है जो हमने पढ़ी है पहले। सिलेक्शन में आप देखेंगे जहाँ पे हम कंडीशन वगैरह लगाते हैं, ओके, इफ़ हो गया, इफ़ एल्स है, स्विच है, ये सारी सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इटरेशन में वाइल, डू, फॉर, लूप, ठीक है। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। जंप स्टेटमेंट को हम ट्रांसफ़र स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो ये याद रखिए, ठीक है।
चलिए सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की, जिसमें इफ़ आता है, इफ़ एल्स आता है और स्विच आती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इफ़ कंडीशन जब हम यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ जब हम कोई कंडीशन यूज़ करते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे ही मैंने कंडीशन ली, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट हमने डाली होगी कर्ली ब्रेसेस में, वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो स्टेटमेंट जो होगी इफ़ ब्लॉक के बाद वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब वो स्टेटमेंट जो है आगे आ जाएगी। ठीक, तो बस ये होता है इफ़ कंडीशन में। अगर मैं बात करूँ स्विच की, तो जनरल सिंटैक्स देखिए स्विच स्टेटमेंट का क्या होता है। सर स्विच में हम पहले क्या डालते हैं, एक्सप्रेशन, जो हमें चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए, जो भी हम कंडीशन वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो वाली चीज़। केस वैल्यू 1, स्टेटमेंट लिस्ट 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, स्टेटमेंट लिस्ट 3 एंड देन केस अप टू सो ऑन। इस तरीके से जो है चलते जाएंगे। यहाँ पे अगर स्विच और केस की बात करें तो ये कैसे वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। इफ़ एक्सप्रेशन मैचेस वैल्यू 3 तो कंट्रोल जंप टू हेयर। अगर जो ये एक्सप्रेशन जो स्विच में हमने वैल्यू डाली होगी, अगर वो हमारी मैच कर रही है एक्सप्रेशन से 3 से, वैल्यू 3 से, तो हमारा जो सीधा कंट्रोल होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, केस वैल्यू 3 पर। यानी कि जो भी हमें प्रिंट होकर मिलेगा वो जो थर्ड में होगा वही हमें मिल जाएगा, मतलब जो मैच करेगा एक्सप्रेशन से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इफ़ एल्स कंडीशन। तो इफ़ में हम कंडीशन डालते हैं, कंडीशन हमने डाली, कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के साथ जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मेरी आती है कंडीशन फॉल्स, ठीक है, अगर कंडीशन आती है फॉल्स तो एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहले इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये फॉल्स निकलती है तो और एल्स वाली जो है स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इटरेशन लूप की। तो इटरेशन लूप में आता है वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो वही ऐसे ही चलता है जैसे C++ में पढ़ा हमने। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन करते सबसे पहले, बीच में सेमीकोलन आता है, फाइनल वैल्यूज़, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स होती है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि फॉर m इक्वल टू 1, m लेस देन इक्वल टू 20। तो सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू को, कि एक हमने एक इंटीजर लिया m जिसकी वैल्यू है 1। ओके, देन उसकी फाइनल वैल्यू की कहाँ तक जो है m की वैल्यू जा सकती है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है। ठीक है, फिर उस वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम, m इक्वल टू m प्लस 1 एंड देन स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, तो ये होता है फॉर लूप। पर्पज़ क्या, टू इवैल्यूएट द स्टेटमेंट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू विद गिवन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी कि हम इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं स्टेटमेंट्स को। ओके, मेन जो चीज़ है ना इसमें वो सिर्फ इतना है कि सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है इन्हें, और फॉर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो इनिशियलाइजेशन होगी, फाइनल वैल्यू होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन लगाती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स होती हैं, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की मैंने कि m में मैंने एक वैल्यू डाली 1 और एक कंडीशन डाल दी कि m की वैल्यू यहाँ तक जो है जानी चाहिए, फाइनल वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। देन वो स्टेटमेंट्स हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है। अगर मेरी यहाँ फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू आ जाती है तो हम वापस से कहाँ पे पहुँच जाते हैं, वाइल लूप पे। ओके, सेकंड कंडीशन जब मैंने चेक की वो भी ट्रू है तो फिर अगेन हम वापस से लूप पे पहुँच जाते हैं। तो तब तक वो चलता रहता है जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। ठीक है, तो ये था वाइल लूप। देन बात करते हैं डू वाइल की। डू वाइल में पहले क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन की वैल्यू हमने m में 1 डाली, देन हम डू लगाते हैं। डू के बाद हम कंडीशन चेक नहीं करते हैं, सीधा क्या करते हैं, स्टेटमेंट यानी कि जो बॉडी ऑफ द लूप होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, जो भी स्टेटमेंट थी वो मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यानी कि अगर m की वैल्यू 1 है तो 1 की 1 मुझे है वो सबसे पहले मुझे 1 प्रिंट होकर मिल जाएगा विदाउट कंडीशन चेक। ओके, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। देन हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे फाइनल वैल्यू को। इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या 2 इक्वल टू 20 है। अब अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती भी है तो भी डू वाइल एक बार ज़रूर जो है वैल्यू को प्रिंट कराएगा। लेकिन वाइल में क्या होता है, अगर मेरी फर्स्ट टाइम में ही वैल्यू क्या चली जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एक भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है वाइल डू वाइल में, तो जो हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट करना ज़रूरी था। ओके,
चलिए अब बात आती है जंप स्टेटमेंट की। तो 3 जंप स्टेटमेंट हमने पढ़ी, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ब्रेक, कंटिन्यू ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ ए लूप। मान लीजिए मैं कोई कंडीशन मैंने डाली हुई है लूप में और उस कंडीशन के ख़त्म होने से पहले ही मैं लूप से बाहर आना चाहती हूँ, तो मैं वो किसके द्वारा आ सकती हूँ, फोर्सफुली कह सकते हैं आप। फोर्सफुली आप लूप से बाहर आना चाहते हैं तो आप जंप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू जंप आउट ऑफ ए लूप। ब्रेक स्टेटमेंट वॉज प्रीवियसली यूज इन स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, स्विच केस में भी अगर आप देखेंगे जहाँ पर ब्रेक लगा होगा वहाँ तक जो है वो कंडीशन जाएगी और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी लूप से। अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करते हैं केस स्टेटमेंट में तो वो क्या करेगा, फर्दर सारी जितनी भी कंडीशंस होगी उन सभी को प्रिंट कराता हुआ जाएगा। तो इसीलिए जो है हम स्विच में ब्रेक का यूज़ करते हैं कि हम जो है फोर्सफुली वहाँ से बाहर निकल जाए, मतलब जो भी हमारी एक्सप्रेशन होगा जैसे ही वो मैच करें हम क्या करें, उससे बाहर निकल जाए। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो फिर वो फर्दर सबको जो है प्रिंट करता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एंड ऑन encountering a break statement within a loop, the execution continue with the next statement outside the loop। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी लूप के अंदर तो जो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू है वो चली जाएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, लेकिन कहाँ पर, जो कि आउटसाइड द लूप होगी, ठीक है। जो स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप होगी वो वहाँ पर चली जाएगी, ना कि इनसाइड द लूप ही रहेगी। रिमेनिंग स्टेटमेंट विच आर आफ्टर द ब्रेक एंड विद इन द लूप आर स्किप्ड। ओके, जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है, जो ब्रेक स्टेटमेंट मतलब ब्रेक के बाद जो अदर स्टेटमेंट्स है विद इन द लूप, वो क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। फिर हमें उनको बार बार लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लूप से ऑलरेडी बाहर आ चुके होंगे। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द लेबल ऑफ ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैन बी लेबल्ड एज फॉलोअर्स। तो लेबल के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टेटमेंट नेम एंड देन कॉलन सम जावा स्टेटमेंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो व्हेन वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट अलोंग विद लेबल अस, तो ब्रेक स्टेटमेंट नेम, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। दैन कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड ओनली विद इन लूपिंग स्टेटमेंट। मैंने कोई लूप लगा हुआ है, जैसे वाइल लूप लगा हुआ है, ओके, और मैंने इसमें डाली कोई कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस वक्त क्या करेगी, जो वो एक वैल्यू होगी सिर्फ उसको स्किप करेगी और अगेन हमारा लूप कहाँ पर पहुँच जाएगा, बिगनिंग ऑफ द लूप, यानी कि जहाँ पे कंडीशन हम चेक करे थे वहाँ पर पहुँच जाएगा, लूप से बाहर नहीं आएगा। कंटिन्यू काम करता है विद इन द लूप, ठीक है। कंटिन्यू कहाँ काम करेगा, विद इन द लूप काम करेगा। व्हेन द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी, मतलब मैंने किसी कंडीशन पे डाली स्टेटमेंट कि मुझे यहाँ पे कंटिन्यू चाहिए, तो कंटिन्यू में जैसे मैंने डाला कि कोई भी वैल्यू डाल लीजिए 5, तो 5 जो वैल्यू होगी वो उस चीज़ को वो प्रिंट नहीं करेगा, उस वैल्यू को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा और वापस से कहाँ पहुँच जाएगा, वाइल लूप पे, यानी कि कंडीशन को वापस से वो चेक करने पहुँच जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द लूप जो है वो पहुँच जाएगा। तो व्हेन द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड द नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट। रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप आर स्किप्ड, द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ लूप अगेन, ठीक है। जो भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी आगे उसके, उस कंटिन्यू के आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से अगेन टॉप ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये चीज़ याद रखिए, ब्रेक जो है फोर्सफुली आउट ऑफ द लूप जाने के लिए होता है और यहाँ पे हम इनसाइड द लूप ही जो है चीज़ों को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिटर्न स्टेटमेंट। The last control statement is return. The return statement is used to explicitly return from a method. That is, it causes program control to transfer back to the caller of the method. The return statement immediately terminates the method in which it is executed. तो रिटर्न स्टेटमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो किसी मेथड से प्रोग्राम कंट्रोल को रिटर्न करने के लिए यूज़ की जाती है, ओके। कोई भी मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल को रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो बस ये चीज़ आप याद रखिए, कैसे स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट कि जावा में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज़ ए थिंग थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन सेंड मैसेज टू object. It is a physical entity. Every object has its own state, behavior and
डेंसिटी। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपना एक स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, डेंसिटी होती है। तो ऊपर हमने पढ़ा भी था ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट्स में अगर हम स्टेट की बात करें तो लाइक वैल्यू, व्हाट ऑब्जेक्ट हैज़, इट इज़ डिफाइंड बाय द वैल्यू दैट वेरिएबल कंटेन्स। बिहेवियर हो गया तो यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, व्हाट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन ऑफ क्लास। ओके, इसके अलावा आइडेंटिटी यानी कि रेफरेंस, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वी कैन आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स नेम। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, स्टेट होता है, उसकी बिहेवियर होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। स्टेट में आप उसकी वैल्यू डाल सकते हैं एंड आइडेंटिटी में वो रेफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास। इट इज़ ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच इज़ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कंटेन्स मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन। ओके, क्लासेस में क्या आते हैं, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। जो हमने पहले पढ़ा भी है कि क्लास में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और उन्हें मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन बोला जाता है। एंड असाइन टू ऑब्जेक्ट एंड टू वेरिएबल, इट एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या होती है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। ओके, एक दिस कीवर्ड है, इट इज़ स्पेशल कीवर्ड इन जावा विच इज़ यूज्ड टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट और इंस्टांस वेरिएबल ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास। दिस कीवर्ड भी जो है जावा में भी यूज़ होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम टू द करंट ऑब्जेक्ट। ओके, करंट ऑब्जेक्ट या कह लीजिए इंस्टांस वेरिएबल ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास। किसी भी पर्टिकुलर क्लास में जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम शो करते हैं दिस कीवर्ड के साथ। इफ़ देयर इज़ any ambiguity between the instance variable and the parameter pass, this keyword is used to resolve the ambiguity. Okay, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है इंस्टांस वेरिएबल में या जो पैरामीटर पास किए जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, दिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, मेथड्स ओवरलोडिंग वही है जो सेम C++ में पढ़ा। सेम नेम होता है, फंक्शन का नेम सेम होता है, बट पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनहेरिटेंस है, द इनहेरिटेंस अलाउ सब क्लास टू इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स टू पेरेंट के। यानी कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कोई भी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेती है डिराइव्ड क्लास, या किसी ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना किसी न्यू क्लास के द्वारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। अलग अलग टाइप का होता है, लाइक सिंगल एंड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल एंड इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है, ओनली वन सुपर क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास। मल्टी लेवल है तो डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बेस क्लास बनाई, यहाँ से हमें एक डिराइव्ड क्लास मिली और यही डिराइव्ड क्लास किसी और के लिए क्या बन गई, बेस क्लास बन गई, तो ये मल्टी लेवल हो जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है इसमें। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। हिरारिकल होता है, वन सुपर क्लास होती है और मैनी सब क्लासेस होती है, यानी कि एक बेस क्लास है और बहुत सारी उसमें डिराइव्ड क्लास बन जाती हैं हिरारिकल में। तो ये चीज़ याद रखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता है। तो देयर इज़ नो मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द जावा, बट वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को किसके द्वारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इंटरफेसेस के द्वारा हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ओके, सेम आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म यानी कि फॉर्म्स। ठीक है, तो मैनी फॉर्म्स। तो इट इज़ ए ग्रीक वर्ड पोली एंड मॉर्फिज्म दैट इज सेम इंटरफेस एक्टिंग डिफरेंटली विद डिफरेंट इनपुट्स। ओके, तो यही बताया गया है, मतलब एक ही चीज़ को जब हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मैनी फॉर्म्स कह सकते हैं। इनकैप्सुलेशन होता है जहाँ पे हम फंक्शन और जो भी हमारा डाटा होता है उसको एक साथ रखते हैं इनटू ए सिंगल एंटिटी। रैपिंग अप ऑफ, ये कह लीजिए रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड encapsulation. So it is a mechanism by which data members, that is member function and variables, are enclosed into a single entity called class to protect from outside would for any interference. Okay, देखिए आगे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मोबाइल फ़ोन है, हैविंग डिफरेंट फीचर्स कंबाइन इन वन क्लास, हैविंग स्टूडेंट्स कंबाइन इन वन बिकम। ठीक है, मतलब किसी चीज़, मतलब एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देना, जो भी डाटा है हमारा, जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको मिक्स करके सिंगल एंटिटी बना देना, वो क्या कहलाता है, डाटा एनकैप्सुलेशन कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं जावा प्लेटफॉर्म। तो जावा प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें तो दो चीज़ें आती हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा डेवलपमेंट
किट। जावा डेवलपमेंट किससे बना है? JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्लस डेवलपमेंट टूल से। ठीक है, तो JVM पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या है? इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन और इट इज़ specification that provide runtime environment in which Java bytecode can be executed. Java virtual machine क्या होती है? तो जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? जो भी हमारा बाइट कोड होता है, बाइट कोड जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है? मशीन कोड में। तो ये काम कि बाइट कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में, ये किसका है? जावा वर्चुअल मशीन का काम है। ओके, इसके अलावा JVM क्या करता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट को जनरेट करता है। JVM प्लेटफॉर्म कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना जावा प्लेटफॉर्म, तो जावा प्लेटफॉर्म कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो जावा आर अवेलेबल ऑलमोस्ट फॉर एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर एक पे अवेलेबल होता है। तो जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें वही दिखाया गया है कि देखिए हम डायग्राम यहाँ देखते हैं क्लियर। जावा सोर्स कोड होता है, एक जावा कंपाइलर होता है, बाइट कोड होता है। बाइट कोड को हम लोड करते हैं कहाँ पर? जावा वर्चुअल मशीन में। तो यही पढ़ा ना हमने कि बाइट कोड को कन्वर्ट कौन कर रहा है? जावा वर्चुअल मशीन करती है। किस में? जैसे जो हमारा मशीन कोड होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर जिसे समझ सके। ओके, देन जावा वर्चुअल मशीन होती है यहाँ पे। जावा वर्चुअल मशीन में जावा इंटरप्रेटर एंड देन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोर्स कोड है हमारा, ये बाइट कोड था। JVM क्या करता है? इसे एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन कोड में चेंज करता है। ठीक, तो ये जावा वर्चुअल मशीन का काम हो गया। यहाँ पे JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये पढ़ते हैं हम आगे। तो मेन याद रखिए कि जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और आउटपुट को जनरेट करने का काम किसका होता है? JVM का होता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE इज़ एन एक्रोनेम फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या कहता है? देखिए, जावा रन टाइम अगर हम बात करें JRE, तो ये भी JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट जो होती है उसी का एक भाग होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। देखिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कंटेन्स JVM, क्लास लाइब्रेरीज एंड अदर सपोर्टिंग फाइल। ओके, तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE किसको कंटेन करता है? JVM, क्लास लाइब्रेरी एंड अदर सपोर्टिंग फाइल्स को। इट डज नॉट कंटेन एनी डेवलपमेंट टूल सच एज कंपाइलर, डीबगर एटसेट्रा। इनको ये जो है नहीं लेता है। तो देखिए JRE का मेन काम क्या है? JRE क्यों? जब भी हम किसी भी जावा प्रोग्राम को, कोई भी जावा प्रोग्राम है, अगर मैं उसको सिस्टम में रन कराना चाहती हूँ, जावा प्रोग्राम को मैं किसी सिस्टम में रन कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। और JRE को किसने डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। तो देखिए JVM का काम हमने पढ़ लिया, बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड या कह लीजिए मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है, आउटपुट जनरेट करने का काम होता है। लेकिन JRE का काम क्या होता है? JRE का काम होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट देना, यानी कि जो भी रन हम करवाना चाहते हैं उसके लिए एक एनवायरनमेंट देना, ये कह सकते हैं। तो हर एक जहाँ पर भी हम जिस भी सिस्टम में हम जावा प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं उसमें JRE का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे आती है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट में JV भी आता है और JRE भी आता है। तो JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट इज़ एन एक्रोनेम फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट फिजिकली एग्जिस्ट, इट कंटेन JRE प्लस डेवलपमेंट टूल। तो JRE भी होते हैं और डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। उसके अलावा एक JIT पढ़ा हमने ऊपर, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज़ द पार्ट ऑफ JVM। ये JIT क्या है? पार्ट होती है किसका? JVM का, जावा वर्चुअल मशीन का। दैट इज़ यूज टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जस्ट इन टाइम कंपाइलर का। ओके, JIT कंपाइलर पार्ट्स ऑफ द बाइट कोड दैट हैव सिमिलर फंक्शनैलिटी एट द सेम टाइम एंड हैंस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर कंपाइलेशन। तो ये टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने के लिए कह दीजिए। फिर आता है एप्लेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
एप्लेट्स क्या होते हैं जावा में? स्मॉल जावा प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर प्राइमरली यूज्ड इन इंटरनेट कंप्यूटिंग। एप्लेट्स क्या है? स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं इंटरनेट कंप्यूटिंग के लिए। An applet can do many things such as arithmetic operation, display graphics, play sounds, accept user input, create in animation and play interactive game। तो एप्लेट क्या क्या कर सकते हैं वो आपको बता दिया गया है। स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनेट कंप्यूटिंग में यूज़ किए जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एप्लेट के द्वारा कर सकते हैं। ओके, Java applet can now therefore make a significant impact on world wide web. We can do the graphics programming using applets। लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट अगर हम देखें तो एप्लेट लाइफ साइकिल इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड्स। 5 मेथड्स जो होते हैं लाइफ साइकिल में इसकी एप्लेट में होते हैं। एक इनिट मेथड होता है सबसे पहले, फिर स्टार्ट मेथड होता है, पेंट मेथड होता है, स्टॉप मेथड होता है और डिस्ट्रॉय मेथड होता है। जब हमारा एप्लेट बिगिन होता है तो AWT कॉल्स द फॉलोइंग मेथड इन दिस सीक्वेंस। AWT कॉल करेगा किन किन फंक्शंस को जब हम एप्लेट को बिगिन करें? तो सबसे पहले इनिट मेथड, देन स्टार्ट मेथड एंड देन पेंट मेथड। जब एप्लेट टर्मिनेट हो जाएगा तो कौन से मेथड्स जो हैं मतलब कॉल किए जाएंगे? स्टॉप मेथड एंड देन डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, तो एप्लेट क्या होता है? एप्लेट क्या होता है? एप्लेट एक जावा प्रोग्राम होता है। ठीक है, एप्लेट क्या होता है? एक जावा प्रोग्राम होता है और जो कहाँ पर रन होता है? वेब ब्राउज़र में रन होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एप्लेट्स को कहाँ पर रन किया जाता है, तो एप्लेट्स को वेब ब्राउज़र में रन किया जाता है। जब भी हम कोई एप्लेट क्रिएट करते हैं तो उसको 5 चीज़ों से, यानी कि जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी है उनसे होकर गुजरना पड़ता है। ओके, 5 स्टेज कह लीजिए या 5 मैथड्स जो होते हैं एप्लेट लाइफ साइकिल में होते हैं। ओके, तो इनिट है, स्टार्ट है एंड देन पेंट है और स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। अब ये किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है बॉर्न स्टेट। सबसे पहले हमारे पास आती है बॉर्न स्टेट, या कह लीजिए इन इट, इन इट। अब इसका काम क्या है? इनिशियल स्टेट। इनिट का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेट। जब भी हम कोई नया एप्लेट क्रिएट करते हैं तो वो किस मेथड के द्वारा एक्टिवेट होगा? इनिट मेथड के द्वारा एक्टिवेट होगा। ओके, और अपनी लाइफ में जो है एप्लेट सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है। ठीक है, एप्लेट जो होता है वो सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है और वो किस मेथड के द्वारा? इनिट मेथड के द्वारा इनिशियलाइज होता है। सिंटैक्स कैसे हो सकता है इसका? देखिए, जैसे पब्लिक लिखा मैंने, पब्लिक वॉइड और इन इट। ठीक है, इस तरीके से हम एप्लेट को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये बॉर्न स्टेट हो गई यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखिए फिर आती है स्टार्ट। बॉर्न के बाद हम किसको कॉल करते हैं? स्टार्ट को। तो यहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट स्टेट, और यहाँ पे चले बॉर्न स्टेट, और ये हो जाएगी रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट है तो बॉर्न स्टेट को रनिंग स्टेट भी, स्टार्ट को स्टेट को आप रनिंग स्टेट भी बोल सकते हैं, इनिट को आप बॉर्न स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए, जब स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है तो कौन सी स्टेट शुरू होती है? रनिंग स्टेट, और ये जो होती है एप्लेट की सेकंड स्टेट होती है। उसके बाद रनिंग स्टेट के बाद देखिए, ओके, रनिंग स्टेट से जो है ये वापस जाती है पेंट में। तो यहाँ से ये बन जाती है पेंट स्टेट। कुछ इस तरीके से होता है इसका लाइफ साइकिल। पेंट, देन अगर हम इसको स्टॉप करते हैं, अगर मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ तो ये किस स्टेट में जाएगा? आइडल स्टेट में जाएगा। अगर मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ तो अगेन ये कहाँ पे आ जाएगा? रनिंग स्टेट में आ जाएगा। एंड देन डिस्ट्रॉय किया तो डेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो डेड हो जाएगा। तो आइडल स्टेट में कब पहुँचता है? जब हम स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं तो आइडल स्टेट जो है हमारी शुरू हो जाती है, और ये एप्लेट की थर्ड स्टेट होती है। ओके, इस मेथड को जो है बहुत बार कॉल जो है हम कर सकते हैं। एक फोर्थ हमने पढ़ी डेड स्टेट, जब हम डिस्ट्रॉय को कॉल करते हैं। तो ये स्टेट कब शुरू होगी? जब हम डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करते हैं। इस स्टेट में हम जो है क्या कर सकते हैं? मेमोरी से जो एप्लेट हमने क्रिएट किया है, जो भी एप्लेट हमने क्रिएट किया है उसको क्या कर सकते हैं? हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं, और ये एप्लेट की फोर्थ स्टेट होती है। और ये स्टेट भी जो है सिर्फ केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, एक डिस्प्ले स्टेट और होती है। जब हम पेंट मेथड को कॉल करते हैं तब जो है हमें डिस्प्ले स्टेट मिलती है। ओके, और इस मेथड को हम कई बार कॉल कर सकते हैं। तो याद रखिए, देखिए, इनिट जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारी कौन सी स्टेट बन रही है? बॉर्न स्टेट। देन मैंने स्टार्ट को कॉल किया तो कौन सी स्टेट बन रही है? रनिंग स्टेट। जब मैं स्टॉप को कॉल करती हूँ तो आइडियल स्टेट बनती है। ओके, और अगर मैं
डिस्ट्रॉय को कॉल कर रही हूँ तो मेरी डेड स्टेट जो है बन रही है। और अगर मैं पेंट स्टेट को कॉल करती हूँ, पेंट को कॉल करती हूँ तो कौन सी स्टेट बनती है? डिस्प्ले स्टेट बनती है। तो कौन सी स्टेट किससे रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो पूछा जा सकता है। ओके, तो इसीलिए जो मैंने आपको बता दिया है। इनिट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी स्टेट बनी? बॉर्न स्टेट, जब मैंने इसे कॉल किया। स्टार्ट को कॉल कर रही हैं, स्टार्ट को कॉल किया तो यहाँ पे कौन सी स्टेट बन जाएगी? रनिंग स्टेट। जैसे ही मैंने स्टॉप को कॉल किया, आइडल स्टेट आ जाएगी। डिस्ट्रॉय को कॉल किया तो डेड स्टेट हो जाएगी। और पेंट को कॉल करते हैं तो डिस्प्ले स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो बॉर्न, रनिंग, डिस्प्ले, आइडल एंड डिस्ट्रॉय, ये 5 जो है इसके साथ ऐड कर लीजिए, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक इसका, जावा एप्लेट्स। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या आते हैं? एक्सेप्शंस आते हैं जो हमने C++ में पढ़े थे, और कंस्ट्रक्टर, ये और चीज़ें। अब एक्सेप्शन हमें पता है क्या होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और जो एरर्स आती हैं उनको क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन बोला जाता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। और एक्सेप्शन कब आता है? रन टाइम पर आता है। ठीक है, जावा में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स की एरर जो है होती है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर होती है जो नॉर्मल एरर जो कंपाइलर के द्वारा आती है, यानी कि जो सिंटैक्स एरर है, कहीं पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये सारी जो होती है कंपाइल टाइम एरर, जिसे आप सिंटैक्स एरर भी बोल सकते हैं। एक रन टाइम एरर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? प्रोग्राम सक्सेसफुली रन तो हो जाता है लेकिन कुछ इंटरनल एरर्स जो है इसमें आ जाती है, जो इंटरप्रेटर के द्वारा जो है दी जाती है। ओके, इससे क्या हो जाता है? हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो ये 2 तरीके की एरर जो है इसमें होती हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें जो है आपको एक्सेप्शन में याद रखें कि एक्सेप्शन होता क्या है। उसके अलावा एक वही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जावा में हम 5 कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ याद रखिए, जैसे हमने C++ में पढ़ा था, इसमें जो है हम 5 होती हैं लेकिन 5 कीवर्ड होते हैं। जैसे उसमें हमने 3 पढ़े थे, ट्राई, कैच और थ्रो। इसमें होता है फर्स्ट ट्राई होता है, बिल्कुल सही है। देन सेकंड कैच होता है, थर्ड जो होता है फाइनली, उसके बाद थ्रो होता है और एक थ्रोज होता है। तो ये चीज़ याद रखिए, एक्सेप्शंस में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम जावा में 5 कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए ट्राई का यूज़ हम पहले पढ़े हैं कि जब प्रोग्राम में रन टाइम पर एक्सेप्शन आता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। ट्राई क्या होती है? ट्राई वो ब्लॉक होती है जिसमें वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें एक्सेप्शन अक्कर होता है। ओके, तो जो भी स्टेटमेंट, जिस भी स्टेटमेंट में हमें लगे कि हाँ भाई इसमें एक्सेप्शन है, वो कहाँ पर लिखते हैं? हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ओके, उसके बाद कैच ब्लॉक होता है जो कि ट्राई ब्लॉक से ही रिलेटेड होता है। जब भी ट्राई ब्लॉक पर कोई एक्सेप्शन अक्कर होता है तो उसका फ्लो कहाँ पर चला जाता है? कैच ब्लॉक पर चला जाता है। और कैच ब्लॉक की जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई और कैच जो आपको समझ आ गए होंगे एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जो भी स्टेटमेंट हमें लगे कि हाँ भाई इसमें एक्सेप्शन अकर हो सकता है, वो हम ट्राई में लिखेंगे। ओके, उसके बाद कैच उसके साथ एसोसिएट होता है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैच में चली जाती हैं। ठीक, उसके अलावा फिर फाइनली होता है, देन थ्रो एंड थ्रोज, ये सारे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने ट्राई पढ़ लिया। ट्राई ब्लॉक में क्या होती है? एक्सेप्शन आ जाती है तो कंपाइलर क्या करता है? उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और कैच ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक के पास उसे भेजता है। उसके बाद वो सीधा कहाँ पे जाता है? फाइनली ब्लॉक में। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद हम जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसे कहाँ पे लिखते हैं? फाइनली ब्लॉक में। देखिए जिसमें एरर हो सकता है वो ट्राई ब्लॉक में जाएगा, देन ट्राई से कैच में जाएगी वो स्टेटमेंट्स, एंड देन कैच से फाइनली में। ओके, तो फाइनली में क्या जाता है? जब हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद जो भी कोड हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसे हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो बस यही जो है इसके यूज़ होते हैं। तो बस ये चीज़ याद रखिए, बस इसमें ये 5 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, यही मेन होता है इसमें।
आगे हम बात करें कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर हमने C++ में पढ़ा था, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए जो है कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। ओके, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो कौन सा होता है, जो क्लास का नेम हम डालते हैं वही हम कंस्ट्रक्टर का नेम जो है डालते हैं। तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, या किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू अगर हम देना चाहते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्रिएट करते हैं। ओके, और टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके का होता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एंड सेकंड जो है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि जब हम कोई वैल्यू पास नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं तो वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ओके, तो ये ही थी मेन चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं जावा से रिलेटेड, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो थे यहाँ से पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे जो बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।